वेलकम टू ऑल। इसके पहले लेक्चर में हमने हकल रूल और क्लास रूल को देखा था। इस लेक्चर में हम और एक नया रूल देखेंगे। हम क्या करेंगे कि सारे रूल्स जो कि नेसेसरी है कंपाउंड्स को जानने के लिए उसको एक जगह डिस्कस कर लेंगे, ताकि बाद में हमें ये डिवाइड ना करना पड़े कि इस कंपाउंड में 4n+2 लगेगा, इस कंपाउंड में ये नॉन डबल हकल डबल बॉन्ड है, इसको अलग करें, इसमें C2 लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे ताकि लास्ट में हमें ज़्यादा मेहनत ना करें। सो इसी में एक आगे और एक नया रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है बैट्स रूल। देखिए, एक नोवेला था, शॉर्ट नोवेल, स्ट्रेंज केस ऑफ मिस्टर जेकिल एंड हाइड। इसमें क्या होता है, एक ही इंसान का दो करेक्टर को दिखाया गया है। इसमें देखिए, एक अच्छा इंसान है और एक एविल इंसान है। इसी को कॉपी करते हुए हमारे इंडियन में एक मूवी बनी जिसका नाम था चेहरे पे चेहरा, और इस मूवी में भी संजीव कुमार जी ने दो रोल को दिखाया। बेंजीन में जब हम बेंजीन लेते हैं, हम बोलते हैं बहुत स्टेबल है, एरोमेटिसिटी, टू बीटा, दिस दैट। क्या होता है जब इसको हम इल्यूमिनेट करते हैं, केवल HMU डालते ही क्या हो जाता है कि इतनी सारी रिएक्शन होने लगती है कि हम खुद ना बना पाते हैं। कभी 3 मेंबर 6 के साथ क्या पता है ना, जब फोटोकेमिस्ट्री में हमें प्रोडक्ट ना दिया जाए तो प्रोडक्ट बनाना कितना मुश्किल होता है। क्या हो जाता है बेंजीन में जस्ट एक HNU से। तो यहाँ भी जब बेंजीन ग्राउंड स्टेट में होता है, हमने हकल रूल पढ़ा था। हकल रूल क्या बताता है, फिर से एक बार ध्यान से हकल रूल को याद करेंगे। इसने बोला था कंपाउंड शुड बी इन A0 स्टेट, मतलब कि कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। बाकी तो हमें पता है, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 करना चाहिए, कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट में A0 स्टेट में ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, जस्ट एक हमने HNU इल्यूमिनेट किया UV से, तो हमारा भी ये पहले मिस्टर जेकिल की तरह एक्ट करता है, और जैसे हम दे देते हैं इसको S1 या T1 स्टेट में ले जाते हैं तो ये मिस्टर हाइड की तरह एक्ट करने लगता है। ये बहुत ही एक कॉमन सा फ्रेज बन गया आजकल, हम यूज करते हैं अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को, किसी इंसान के दो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है तो ये दिखाने के लिए। तो क्या होता है बेंजीन में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जस्ट हमने एक बेंजीन था, बहुत स्टेबल था, कोई रिएक्शन नहीं जा रही थी। हम लैब में 120 डिग्री हीट करते हैं, यहाँ पर जस्ट हमने एक HNU दिया, इल्यूमिनेट किया। वहां पे क्या था कि जो एविल था वो डार्क में दिखता था, यहाँ पर क्या है कि एविल इल्यूमिनेशन में होता है। ये एक अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बेंजीन कैन बी रिगार्डेड एज अ मॉलिक्यूल विथ दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर एज इट हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन A0 स्टेट एंड T1 इन S1 स्टेट। क्या हो जाता है हमें, जस्ट इसको हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब इसकी हम बात करते हैं, इसकी एनर्जी हमने निकाला था ना, रेजोनेंस एनर्जी निकाला था हमने, बेंजीन का भी निकाला था। इसको हम 2 बीटा बोलते हैं और इसको हम 0 बोलते हैं। अगर हम बेंजीन का ड्रॉ करें, ये A0 ड्रॉ करता हूँ, यहाँ S1 ड्रॉ करें और यहाँ T1 ड्रॉ करें, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया बेंजीन का, ये बेंजीन का मैं बना रहा है। यहाँ पे हमने बोला 2 बीटा एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है 0.273 बीटा होती है, और यहाँ पे -0.692 बीटा हो गया। जिस बीटा की बात कर करके आप गाना गा रहे थे, 2 बीटा वो सारा बीटा माइनस में चला गया, स्टेबिलिटी खत्म हो गई। ये सारी फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों क्यों बेंजीन इतना रिएक्टिव हो जाता है। इस सब सारा का एक्सप्लेनेशन इसी रूल में है, इसलिए इस रूल को जानना जरूरी है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस रूल को हम किस तरह से अपने उपयोग कर सकते हैं जब हम अपने आंसर राइटिंग करें। बैड रूल में एक्साइटेड स्टेट एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। ये क्या है, फोटोकेमिकल स्टेट, फोटोकेमिकल एनालॉग ऑफ हकल रूल, फोटोकेमिकल एनालॉग ऑफ हकल रूल, हकल रूल।
इसमें क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है एरोमेटिसिटी का जब ये T1 स्टेट पे जाता है। अगर हम H0 से H1 और फिर T1 में गए तो यहाँ पर अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो यहाँ कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है। इसका ये कहना है। यहाँ पर क्या होगा, एक हर मॉलिक्यूल के लिए बदल जाता है। हमारे बेंजीन के लिए इसको एक्सटेंड किया गया कि यहाँ भी ये एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए हम पता है एंटी एरोमेटिक में कंपाउंड रिएक्टिव हो जाता है। हम क्या करें, सिंपल एक एरोमेटिक कंपाउंड को लें, उसको ट्यून करना है। उसे ट्यून करने के लिए हम सिंपल सा HNU दें और कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बनाए, अपना सारा रिएक्शन कराएं और फिर हम अपना प्रोडक्ट ले लें। तो बहुत एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है। इसका मतलब कि बेड रूल, अकॉर्डिंग टू बेड रूल क्या होता है, जो 4n पाई होते हैं वो एरोमेटिक हो जाते हैं। उन एरोमेटिक को हकल से अलग बताने के लिए हम बेड एरोमेटिक कहते हैं, जो कि T1 स्टेट के लिए था और कैन बी एक्सटेंडेड टू लोएस्ट एक्साइटेड ऑफ बेंजीन। बेंजीन और एक दो मॉलिक्यूल के लिए है एक्साइटेड स्टेट का भी, ये बात हम बता सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर इस ग्राफ को कोशिश करेंगे समझने की। ये काफ़ी यूजफुल है और हर फोटो केमिस्ट्री जहाँ भी हो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस ग्राफ का। इससे हमारा जो मार्क्स फेचिंग एबिलिटी वो बढ़ जाएगा। देखिए मैकेनिज्म हम दो तरह से यहाँ डिस्कस करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, एक एडियाबेटिक एंड डायबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक में आप देख लीजिए, जो हमारा यहाँ एक्साइटेड स्टेट था, जो H0 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या देगा, एक एक्साइटेड स्टेट देगा। ठीक है, नॉर्मली हमारा ये प्रोडक्ट है। अगर हम थर्मल रिएक्शन करें तो रिएक्शन इधर जाएगी ना, थर्मल रिएक्शन से हमारा रिएक्शन इधर जाएगा। हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड, ये हमारा एरोमेटिक था, इसको H0 या T1 स्टेट पे हम H0 और T1 स्टेट पे HNU डाल के कर देंगे और यहाँ पर हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बेयर रूल लगा यहाँ पे, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर ये हमारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद हम फर्दर जो भी रिएक्शन कराना चाहे करा लें। तो जो एक बेंजीन रिएक्ट नहीं कर रहा था, हल्का सा इल्यूमिनेशन करने पे ये सारे रिएक्शन देने लगेगा। और एक कंडीशन है जो डायबिटिक का कंडीशन होता है, इसमें हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक था, हमारा जो इंटरमीडिएट बना वो नॉन एरोमेटिक था, उसकी एनर्जी थोड़ी कम थी। तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे आ जाएगा और फिर वो दोनों तरफ हमारे गॉसियन कर्व या हाफ से दोनों तरफ जाकर कोई प्रोडक्ट देगा। और इधर अगर गया तो हम और भी इसके आगे रिएक्शन कर सकते हैं। ये दो तरह के मैकेनिज्म है और इन दो तरह के ग्राफ को हमें अच्छे से याद करना है ताकि हम आगे जाके इनका हम यूज कर सकें। अब आती है एप्लीकेशन की बात। कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी लिख ले, कुछ भी जान ले, है ना, जब तक एग्जाम में नहीं प्रोड्यूस करके आते हैं उसका कोई फायदा नहीं। चलिए, हमारे में क्वेश्चंस में, सॉरी, सिलेबस में क्या क्या है, फुलविन्स भी है, फुलवेलिन्स भी है और एजुलिन्स भी है। सबका देखना है, सिंथेसिस रिएक्शन सब देखने हैं हमें। अगर स्पेशल अगर आ गया 10 नंबर में 5 क्वेश्चन दो दो में लिखना है तब तो ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। और अगर आ गया जस्टिफाई और आंसर फुलविन्स के बारे में एक स्पेशल क्वेश्चन तो ये बता देंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा गया कि आर फुलविन्स, फुलवेलिन्स एंड एजुलिन्स आर एरोमेटिक कैमिलियंस। क्या वो रंग बदलते हैं, क्या वो नेचर चेंज करते हैं? तो हम जानते हैं कि बेंजीन तो नेचर चेंज किया, मगर ये और अच्छे से क्यों नेचर चेंज कर सकते हैं? इनके साथ ऐसा क्या होता है, इनके पास ऐसा क्या होता है? इनके पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। अगर इधर किया तो ये, और इधर किया, बहुत आसानी से ये रंग चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एरोमेटिक कैमिलियंस। इसलिए कोई भी अगर नोट्स आए तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझ लें ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। यहाँ नॉर्मल था, यहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट किया क्योंकि सिंगलेट स्टेट की बात हो रही है, पेयर डेलर। यहाँ ट्रिपलेट स्टेट की, दोनों का स्पिन सेम है। यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से दिखा सकते हैं, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और फिर ये वही हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर मान लें तो इस तरह से ये सर्कुलेट कर पाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे और ये तो अंदर में सर्कुलेट कर रहा है हमारे, इसको दिखाने के लिए हम ट्रिपलेट स्टेट को ऐसे बाहर दिखाते हैं और ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो कि ट्रिपलेट स्टेट है। ठीक है, तो अगर जब माइनस बाहर चल गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो सिंपल ऐसे आकर याद कीजिए आप, ये ये क्या हुआ, 2 और 2 4। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पर ये क्या हुआ,
2 2 4 और 6 एरोमेटिक हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ये किस तरह के कंपाउंड रंग बदलते हैं, पाई कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एडजस्ट कर पाते हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन को, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर देते हैं जिस तरह का एरोमेटिसिटी इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये ध्यान देना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बदलेंगे इनका वो चेंज हो जाएगा। ये कंपाउंड्स फुलविन्स होते हैं एन एम, फिर एन इज नॉट इक्वल टू एम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बराबर नहीं होना चाहिए इक्वल टू एम। अगर ये हुआ तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी। अगर ये कंपाउंड है 3 3 है ये, तो आप किधर भी करेंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगा अगर एक को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ आपने 2 अलग अलग लिया तो आपको आसानी होगी। आसानी क्या होती है, मतलब एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड तो यहाँ एन इक्वल टू एम था, दोनों बराबर थे। यहाँ एन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर आप बना पाते हैं वो जो अलग अलग से स्ट्रक्चर, ये सब डिटेल में पढ़ लेंगे जब वो सब पढ़ेंगे। तो पोलराइजेशन पॉसिबल है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। जो S1 में था वो T1 में नहीं रहेगा। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन हम देके अपने आंसर्स को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। जो स्टील बिन होता है, स्टील बिन ऐसा करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्टील बिन बन जाता है। इसके बाद ये डाइहाइड्रोपायरिन बनता है, और अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर दे तो फिनेंथ्रीन बन जाता है। क्या करते हैं हम ऑर्गेनिक में, कैसे थोड़ा सा आंसर अच्छा बनाए, क्या कर सकते हैं हम। पहली बात, जहां भी पॉसिबल हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। आपको याद है ना माइकल एडिसन वाला, कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ होगा तो अलग, यहाँ तो अलग। कोलैब्रूस में दिया हुआ है जो डायग्राम, सब बुक में दिया हुआ है, क्लेडर में तो काफी अच्छे से देता है। ठीक है, एक क्लेडर में एग्जांपल दिया हुआ है कि क्यों सोडियम हाइड्राइड और NaBH4 दोनों तो हाइड्राइड डोनर है, दोनों H माइनस निकल रहा है, और क्यों सोडियम हाइड्राइड से क्या करते हैं हम याद करते होंगे आप, आयन बनाता है, RO माइनस बनाता है। और NaBH4 क्या करता है, सीधे कार्बोनिल पे जाता है और रिड्यूस कर देता है। कहते हैं ना NaBH4 किसको रिड्यूस कर पाता है, एल्डिहाइड को और कीटोन को। और LiLH4 जब करते हैं तो गिरनार्ड वाली रिएक्शन रखते हैं, एकदम ड्राई हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रिडक्शन। जहाँ डालेंगे रिड्यूस कर देगा। थोड़ा ध्यान देते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और दूसरा होमोल्यूमिनेशन, अगर इन सब चीज को आप ध्यान रखते हैं तो आपका आंसर काफी अच्छा हो जाता है। तो ये लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें तो आप हम सबको पता है कि स्टील बिन में क्या होता है। स्टील बिन में एक फोटोस्टेनरी स्टेट आती है, उसके बाद वो बैलेंस हो जाता है, आप कितना भी कुछ करो। क्यों? क्योंकि ईमैक्स जो होता है, ईमैक्स है ना, ट्रांस का ज्यादा होता है, क्योंकि कोपोलैरिटी होती है इसमें। इसमें क्या होता है, कोपोलैरिटी होती है। इस आंसर को और अच्छा करने के लिए तो आप इससे से कन्वर्जन का एक सिंगल ट्रिपलेट का डायग्राम बनाते हैं। और ये देखिए जो अपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट अभी आ गया, उस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करें, वो 2 ग्राफ को याद रखें। अगर स्पेसिफिकली उस फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्वेश्चन आया है, बहुत सारे पार्ट्स नहीं है जहां आपको लगे कि पूरे मार्क्स ना दे हों, तो आप इन सब ग्राफों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेम चीज है, S0 स्टेट था, S0 से S1 ले गए हमने, S1 पे एरोमेटिसिटी बदल गई होगी, फिर उनका जो ट्रांजिशन स्टेट आया थोड़ा स्टेबल था, उसका जो मतलब ड्रॉप हुआ, और वो सीधे यहाँ ट्रांजिशन स्टेट पे पड़ेगा, और फिर ये इधर और ये इधर आपका डिटरमाइन करेगा। तो ये इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने आंसर्स को और भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे और सब डिस्कशन को करेंगे, और हम देखेंगे कि और हम आंसर्स कितना अच्छा कर सकते हैं। एरोमेटिसिटी का लेक्चर थोड़े ज़्यादा पार्ट्स में बनेंगे, देखते हैं आगे। थैंक यू।